भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी, पृष्ठ संख्या 340 से 350 तक। शुरू करते हैं एक नए खास टॉपिक न्यायपालिका से। न्यायपालिका कोर्ट से जुड़ी हुई बातें देखेंगे, किस तरह से न्यायपालिका का प्रशासनिक पक्ष या संरचना है। शुरू करते हैं न्यायपालिका का प्रशासनिक पक्ष या संरचना। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में दो या दो से अधिक किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में किसी उच्च न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष से अधिक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए। 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें हाई कोर्ट में। किसी हाई कोर्ट में या 2 या 2 से अधिक किसी हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत करना। अगर आप वकालत कहते हैं तो 10 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 वर्ष एक्सपीरियंस। और अगर जज हैं तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश रहना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ विधिवेत्ता होना चाहिए। राष्ट्रपति की दृष्टि में अगर वो विधि विशेषज्ञ है तो उसे मौका मिलता है। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख किया गया है और परंपरा के अनुसार उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, परंतु यह परंपरा पहली बार 1973 में इंदिरा गांधी के द्वारा प्रवर्तित किया गया। पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार ने इस परंपरा को बदल दिया था, मतलब इंदिरा गांधी के द्वारा ये प्रवर्तित हो गया, जिसमें वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना था। उसमें बदलाव आया जब एक कनिष्ठ न्यायाधीश जूनियर जज A.N. रे को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। 1977 में दोबारा वरिष्ठतम न्यायाधीश HR खन्ना के बजाय 1977 में दोबारा वरिष्ठतम न्यायाधीश HR खन्ना के बजाय इंदिरा गांधी के द्वारा जस्टिस हमीदुल्लाह मोहम्मद बेग, ठीक है, मोहम्मद बेग और को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर वर्तमान में भी यह विवाद बना हुआ है कि नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया जाए अथवा वरिष्ठता को। ठीक है, ये विवाद बना हुआ है कि योग्यता को आधार बनाया जाए या वरिष्ठता को। सॉरी। मुख्य न्यायाधीश की विशेष भूमिका। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक कार्यों के अलावा अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य भी प्रदान किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक कार्य के अलावा अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य भी करना पड़ता है, जिसके अनुसार वह विभिन्न बेंच के लिए न्यायाधीशों का निर्धारण करता है। और अभी तक बेंच में न्यायाधीशों की नियुक्ति या आवंटन में वरिष्ठता के सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा गया है। अभी तक बेंच में वरिष्ठता के सिद्धांत ध्यान में नहीं रखा गया है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की विशेषताएं अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं, अतः उनकी विशेषता के अनुसार उनके केस या वाद आवंटित होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस नेलमस्वर के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि विभिन्न बेंच को दिए गए वाद में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया, अतः उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों को आवंटित मामले की वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होने की बात वो कह रहे हैं। और रैंडम प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए। रैंडम तो यादृच्छ प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय तदर्थ न्यायाधीश का भी एडहॉक जज का प्रावधान है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश का भी प्रावधान है उच्चतम न्यायालय में। फोरम पूरा न होने पर बनाया जाता है, लेकिन योग्यताएं वही होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता वही होनी चाहिए। तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज। आते हैं दूसरे एक बिंदु पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या है? वो भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक वकालत किया हो, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, जनपद न्यायाधीश रहा हो। हाई कोर्ट अतिरिक्त न्यायाधीश का भी प्रावधान है। एडिशनल जज, उसमें एडहॉक जज था, इसमें एडिशनल जज 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने साल के लिए नियुक्त किया जाता है हाई कोर्ट में? 2 साल के लिए। उसके उपरांत परमानेंट कर दिया जाता है, उसके बाद उनको परमानेंट किया जाता है। एडिशनल जज रहते हैं 2 साल तक हाई कोर्ट में, बाद में उनको परमानेंट जज बना दिया जाता है हाई कोर्ट में। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति।
उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मूल संविधान में यह उल्लेखित था कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिसे वह आवश्यक समझे उससे परामर्श करेगा। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों के बीच मतभेद एवं मतांतर की स्थिति में राष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों के मतभेद या मतांतर की स्थिति में राष्ट्रपति का राय प्राथमिक होगी। ठीक है, राष्ट्रपति की राय प्राथमिक होगी। एस.टी. गुप्ता केस 1982 में एस.टी. गुप्ता केस जज फर्स्ट केस। ठीक है। तीसरा 1993 में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेज यूनियन का एक मामला आया, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जजेज सेकंड के जज का दूसरा केस था। इस वाद में पहली बार उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की राय ही प्राथमिक होगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की जो राय है वही प्राथमिक होगी, यह कहा गया था। ठीक है, 1993 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और न्यायपालिका ने इसी वाद से कॉलेजियम के सिद्धांत का विकास किया और इसी वाद से एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में से कॉलेजियम के सिद्धांत का विकास किया। 1993 में जज का तीसरा केस आया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम को परिभाषित किया, जिसके अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में जो कॉलेजियम बनेगा उसमें मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 4 अग्र वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। ठीक है, कॉलेजियम में न्यायाधीशों का समूह होगा, कॉलेजियम जो है वो न्यायाधीशों का समूह होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 अग्र वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। ठीक है, टोटल 5 लोग होंगे। क्या? दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय, उत्तम नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के ही 2 अन्य। ठीक है, कॉलेजियम में 4 अन्य थे वरिष्ठतम, इसमें 2 अन्य होंगे तो हाई कोर्ट न्यायालय के लिए। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के भी 2 मुख्य न्यायाधीश होंगे। जहां से हस्तांतरण हो रहा हो और वो जहां से हो रहा एवं जहां हो रहा दोनों स्थानों के न्यायाधीश। ठीक है, हो सकता है दोनों से एक हो या 2 हो, लेकिन 2 नहीं होंगे, 2 ही मुख्य न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट से। तो एक जहां से स्थानांतरण हो रहा हो, एक जहां पर हो रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश 4 और हाई कोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीश, एक जहां ट्रांसफर हो रहा हो, एक जहां से हो रहा हो। टोटल कितने हो गए? 4, 2, 6, 1, 7 होंगे। टोटल 7 मेंबर हो जाएंगे इसमें। ठीक है। कॉलेजियम के द्वारा नियुक्ति में समस्याएं, कॉलेजियम के द्वारा जो नियुक्ति में समस्याएं आती हैं उसको देखिए। न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान में अंतर्निहित शक्ति पृथक्करण के प्रावधानों के विरुद्ध है, क्योंकि नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका को दिया गया है। इसीलिए कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायिक अति सक्रियता, जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है। ठीक है। कॉलेजियम द्वारा की गई नियुक्तियों में पारदर्शिता का अभाव है, क्योंकि कॉलेजियम की कार्रवाई की कोई लिखित प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। ठीक है। इसलिए किन आधारों पर न्यायाधीशों के नाम का चयन किया गया और किस आधार पर अस्वीकृत किया गया, इसको कोई उल्लेख नहीं मिलता। कॉलेजियम के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्षेत्रीय एवं सामाजिक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित नहीं हो पाता। ठीक है, कॉलेज के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्षेत्रीय एवं सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता। उच्चतम न्यायालय और 24 उच्च न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय और 24 उच्च न्यायालय में नियुक्ति का दायित्व केवल 5 न्यायाधीशों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, केवल 5 न्यायाधीशों के भरोसे होता है, बल्कि इसके लिए पृथक सचिवालय की आवश्यकता है। ठीक है, ये सब समस्याएं हैं इसमें। ये हमने 5 पॉइंट रखे, 4 पॉइंट रखे हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल। ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, इसमें क्या है? अनुच्छेद 124 के ए में संरचना के बारे में है। संरचना क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, संघ सरकार के विधि मंत्री, 2 विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, ये है संरचना। ठीक है, किसका? एनजेएसी का, न्यायिक राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का।
दूसरा इसमें है 2 विशिष्ट व्यक्ति की खोज के लिए, विशिष्ट व्यक्ति जो होंगे उनकी खोज के लिए समिति बनेगी। समिति में कौन कौन होगा? समिति बनेगी, समिति में होंगे प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्षी दल का नेता, दूसरे सबसे बड़े दल का नेता, या और विपक्षी दल ना हो तो दूसरे सबसे बड़े दल का नेता। 124 का बी क्या है? कार्य। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, ठीक है। 124 ए में था संरचना, 124 बी में है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ठीक है। 124 सी में क्या है? एनजेएसी के संबंध में विधि निर्माण, ठीक है, संसद द्वारा किया जाएगा। एनजेएसी के संबंध में जो विधि का निर्माण होगा तो विधि का निर्माण कौन करता है? संसद करेगा। विशिष्ट व्यक्ति 3 वर्ष के लिए क्रमिक रूप में SC ST OBC अल्पसंख्यक महिला से होगा। विशिष्ट व्यक्ति जो होता है वो 3 वर्ष के लिए होगा, वो क्रमिक रूप से फिर SC ST फिर OBC फिर अल्पसंख्यक महिला आयोग से होगा, ऐसा कुछ है विशिष्ट व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति कौन होगा? इसमें समस्याएं न्यायपालिका द्वारा बताई गई। इसमें जो समस्याएं हैं जैसे इसमें न्यायपालिका द्वारा जो बताई गई वो जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने 99 संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता नियुक्ति से ही शुरू हो जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता नियुक्ति से ही शुरू हो जाती है। आयोग में जिन 2 विशिष्ट व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है उनको किसी अहर्ता या पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं है। 2 विशिष्ट व्यक्ति को किसी अहर्ता पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल में मुख्य न्यायाधीश के बारे में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के बारे में क्या कुछ होगा, कैसे होगा? आयोग के संबंध में, एनजेएसी के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद में होने की विधि मंत्रालय का हस्तक्षेप न्यायपालिका के प्रशासन में संभव है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, ठीक है। 99 संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया। वर्तमान में अभी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच विद्यमान गतिरोध के कारण क्या क्या है जानते हैं। वर्तमान में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विद्यमान गतिरोध। कार्यपालिका का तर्क है कि कॉलेजियम की कार्रवाई लिखित रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, लिखित रूप में होनी चाहिए, ठीक है। और कॉलेजियम के द्वारा किन वस्तुनिष्ठ आधारों पर न्यायाधीशों का चयन किया जाता है उनका पता होना चाहिए। न्यायपालिका का तर्क है कि जिन न्यायाधीशों के नाम को नियुक्ति के लिए अस्वीकार किया जाता है उन्हें सार्वजनिक करने पर न्यायपालिका के कार्यकरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें न्यायपालिका का तर्क है कि जिन न्यायाधीशों को, जिन जजों को हम अस्वीकार करेंगे, उन सार्वजनिक करेंगे, उससे न्यायपालिका के कार्यकारिणी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो भी सही है। इसके आगे देखते हैं। कार्यपालिका का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति रोकी जा सकती है। कार्यपालिका तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति रोकी जा सकती है, जबकि न्यायपालिका का मत है कि इससे न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा। उनका मत है कि इससे न्यायिक नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा। कार्यपालिका का कहना है कि कॉलेजियम के द्वारा ही की गई नियुक्तियों से पूर्व एक स्क्रीनिंग कमेटी का निर्माण होना चाहिए जो नियुक्त होने वाले न्यायाधीशों के नाम पर विचार करेगी, जिसमें न्यायाधीश शामिल होंगे, और यह कमेटी विधि मंत्रालय में कार्य करेगा। जबकि न्यायपालिका का मानना है कि इससे नियुक्ति की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा, जो न्यायिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है, ठीक है। कमेटी विधि मंत्रालय में कार्य करेगी, तो न्यायपालिका कहती है कि इसे प्रशासनिक नियंत्रण नहीं हो पाएगा, ठीक है। और विधि मंत्रालय में कार्य करने से प्रशासनिक नियंत्रण नहीं हो पाएगा। ये न्यायिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। आगे देखते हैं। कार्यपालिका और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कुशलता पर बल दे रही है, जबकि कॉलेजियम के द्वारा वरिष्ठता को आधार बनाया है। कॉलेजियम के द्वारा वरिष्ठता को आधार बनाया गया है। कार्यपालिका का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट में अथवा हाई कोर्ट में नियुक्त न्यायाधीशों में एक निश्चित प्रतिशत वकील से होना चाहिए, एक निश्चित प्रतिशत। कार्यपालिका का तर्क है, कार्यपालिका जो है वो तर्क दे रही है कि एक निश्चित प्रतिशत न्यायाधीशों का वकील से, जो बार से होते हैं, उनसे होना चाहिए, जबकि न्यायपालिका इसे निर्धारित करने के लिए सहमत नहीं है। तो इससे हमें निष्कर्ष क्या मिलता है? हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि न्यायिक स्वतंत्रता आधारभूत ढांचा है
लोकतंत्र के कार्यकारण का मूल आधार है। न्यायपालिका की नियुक्तियों में वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, परंतु इसके आधार पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा विधि का शासन, संविधानवाद और मूल अधिकारों पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पृष्ठ संख्या 350 पर। अगले वीडियो क्लिप में हम आगे देखेंगे, इसको हम लोग यहीं रोकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग शुरू करेंगे पृष्ठ संख्या 350 के ही नीचे वाले एक लाइन से, न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग, ठीक है। किसके शुरू करेंगे हम लोग आगे? न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग, ठीक है।